प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल की अंतरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्की के बीच हुई बातचीत भारत नेपाल संबंधों के लिए एक नया संकेत है, जिससे द्विपक्षीय सहयोग में और मजबूती आने की उम्मीद है। यह सुशीला कार्की की पहली आधिकारिक विदेशी वार्ता थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। बातचीत में नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, जनरेशन जेड द्वारा हुए विरोध प्रदर्शन के बाद चुनौतियां, आगामी चुनाव की तैयारियां और विकास कार्यों में भारत के सहयोग की चर्चा हुई। भारत ने नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपना पूर्ण समर्थन जताया और भविष्य में नेपाल के पुनर्निर्माण और लोकतांत्रिक बदलाव में मदद करने की प्रतिबद्धता दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर 2025 को बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पटना में संतों, पुजारी और एनडीए नेताओं से मुलाकात की और पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत की रणनीति समझाई। अमित शाह ने पटना के बापू सभागार में आयोजित संत सेवकों और एनडीए नेताओं की विशेष बैठक में भाग लिया, जहां राज्य के 8000 से ज्यादा संत, पुजारी और एनडीए के नेता पहुंचे। इस आयोजन का उद्देश्य चुनावी माहौल में धार्मिक और सामाजिक संगठनों को एक साथ लाना और भाजपा के लिए समर्थन मजबूत करना था। शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पदाधिकारियों के साथ सीट बंटवारे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। अमित शाह ने रोहतास यानी डेहरी ऑन सोन में शाहाबाद मगध क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के नेताओं ने हिस्सा लिया। बेगूसराय में दोपहर बाद आयोजित दूसरी सभा में पटना, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने, जनता को केंद्र, राज्य सरकार की योजनाओं को बताने और पार्टी के लिए माहौल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने बिहार को 5 जोनों में बांटा है और शाह की ये बैठकें 2 प्रमुख क्षेत्रों के लिए थी, जिससे संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारी में गति आएगी। अमित शाह का यह दौरा बिहार में एनडीए की एकजुटता दिखाना है और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने, रणनीति बनाने और धार्मिक संगठनों को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6.5% की दर से बढ़ रही है और यह प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बनी हुई है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, S&P, IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024 से 2025 के वित्तीय वर्ष में 6.5% अनुमानित की गई है। विश्व बैंक और IMF ने भी यही अनुमान दर्शाए हैं, जिससे भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टैग बरकरार है। भारत की ग्रोथ रेट अमेरिका, चीन, यूरोप, ब्राजील और रूस जैसे बड़े देशों से कहीं अधिक है, जिससे यह वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली के पांडव नगर में फ्लाईओवर से गिरकर एक व्यक्ति दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। वह सड़क पर गिरा और गाड़ी की चपेट में आ गया। घटना बुधवार देर रात करीब 12 बजे NH24 के पांडव नगर स्थित मंगलाकट फ्लाईओवर के पास हुई। 49 वर्षीय राकेश कुमार अग्रवाल, जो इंदिरापुरम, गाजियाबाद के निवासी थे, किसी अज्ञात भारी वाहन की टक्कर से फ्लाईओवर से नीचे सर्विस रोड पर गिरे। गिरने के बाद सड़क पर एक अन्य गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। ऑटो चालक अमित कुमार और कुछ राहगीरों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस की शुरुआती जांच में किसी भारी वाहन की टक्कर लगने से शख्स फ्लाईओवर से नीचे गिरा। मौके पर एक कार और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हालत में मिली। इस मामले की जांच पांडव नगर थाना पुलिस कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। यह हादसा पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाला रहा और लोग सड़क सुरक्षा व ओवर स्पीडिंग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बीती रात नंदानगर क्षेत्र के कुंतरी और धुरमा गांव में बादल फटने की घटना से भीषण तबाही मची है। हादसे में कम से कम 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इलाके में 6 से अधिक घर मलबे में दब गए हैं और कई स्थानों का संपर्क टूट गया है। राहत व बचाव के लिए SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। 3 108 एम्बुलेंस को भी घटनास्थल पर भेजा गया है, ताकि घायलों को तत्काल उपचार मिल सके। गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार फौरन राहत व बचाव कार्यों में जुट गई है। भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 88.05 पर बंद हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार देखने को मिला। इसकी प्रमुख वजह इस प्रकार है: डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर कटौती की उम्मीदों और भारतीय शेयर बाजारों में सकारात्मक ट्रेंड के चलते रुपया मजबूत हुआ है।
एशियाई मुद्राओं और विदेशी बाजारों की स्थिरता ने भी भारतीय मुद्रा को सहारा दिया है। अमेरिका भारत व्यापार वार्ता शुरू होने से निवेशकों में भरोसा बढ़ा है, जिससे रुपये को मजबूती मिली है। रुपया लगातार तीसरे दिन डॉलर के खिलाफ मजबूत हुआ है और पिछले बंद भाव 88.21 से 16 पैसे की बढ़त के साथ 88.05 पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स, जो 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को दर्शाता है, आज 97 के नीचे रहा, जिससे डॉलर कमजोर हुआ और रुपया को लाभ मिला। रुपया की आज की मजबूती भारतीय मुद्रा बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है, खासकर विदेशी निवेश और ट्रेडिंग के लिहाज से। स्मृति मंदाना ने आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्पॉट दोबारा प्राप्त किया। महिला क्रिकेट में भारत की बढ़ती ताकत। वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी पुरुष 2020 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, जो उनके शानदार प्रदर्शन और कंसिस्टेंसी का नतीजा है। उन्होंने एशिया कप 2025 में यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ किफायती गेंदबाजी 1 for 4 और 1 for 24 के दम पर यह मुकाम पाया। वरुण भारत के लिए तीसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने आईसीसी 2020 रैंकिंग में नंबर 1 जगह बनाई। उनसे पहले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई ही यह हासिल कर सके थे। मौजूदा रैंकिंग में वरुण के 733 रेटिंग पॉइंट्स हैं और उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के जैकब डफी को पीछे छोड़ा है। 34 वर्षीय वरुण पिछले 1 साल से भारत की 2020 टीम के प्रमुख स्पिनर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती की यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का विषय बनी हुई है और एशिया कप में उनके प्रदर्शन ने इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 2 फरार बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित हुआ है। पुलिस द्वारा सख्त एक्शन लिया गया। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की धमकी और ड्रामे के बावजूद रेफरी नहीं बदला गया। टीम को आखिरकार यूएई से खेलने के लिए मैदान पर पहुंचना पड़ा और उसकी एक न चली। यूएई के खिलाफ मैच से ठीक पहले पाकिस्तान टीम ने रेफरी बदलने की मांग को लेकर खेलने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी और एंडी पाइक्रॉफ्ट को ही मैच रेफरी बनाए रखा। कड़ी सख्ती के बाद टीम को मजबूरन 1 घंटे देरी से स्टेडियम पहुंचना पड़ा, जबकि यूएई की टीम पहले ही मैदान पर मौजूद थी। पाकिस्तान ने होटल के बाहर बस खड़ी होने के बावजूद देर तक बाहर निकलने से इनकार किया, जिससे मैच की शुरुआत में देरी हुई। पाकिस्तान ने मांग की थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच के विवाद के बाद रेफरी को हटाया जाए, लेकिन आईसीसी ने साफ मना कर दिया था। आईसीसी ने अपना स्टैंड साफ रखते हुए कहा कि रेफरी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है और सभी नियमों का पालन हुआ। आखिरकार पाकिस्तान ने मैदान पर उतरकर खेला और यूएई को 41 रनों से हराकर सुपर 4 में जगह बना ली। मैच में फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यानी पाकिस्तान की धमकियों और ड्रामे के बावजूद आईसीसी ने रेफरी नहीं बदला और टीम को मैदान में आकर खेलना पड़ा, वह भी 1 घंटे की देरी के बाद। अब जानते हैं मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ क्या था पीसीबी का विरोध। पीसीबी का विरोध मुख्य रूप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के उस फैसले को लेकर था जिसमें इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान दोनों कप्तानों को टॉस पर हैंडशेक न करने और टीम शीट्स का आदान प्रदान रोकने की बात कही गई थी। पीसीबी ने दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने खुद पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा को हैंडशेक करने से मना किया था, जबकि यह क्रिकेट की परंपरा और आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। पीसीबी ने आरोप लगाया कि पाइक्रॉफ्ट ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का उल्लंघन किया है। पीसीबी ने आईसीसी को 2 पत्र लिखकर पाइक्रॉफ्ट को तत्काल हटाने की मांग की, खासकर इंडिया पाक मैच के बाद। पीसीबी ने साथ ही यह आरोप लगाया कि पाइक्रॉफ्ट बीसीसीआई के कहने पर पक्षपातपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं। आईसीसी और पाइक्रॉफ्ट का जवाब यह था। आईसीसी ने पीसीबी की शिकायत को निराधार बताते हुए पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया और कहा कि रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं किया है। पाइक्रॉफ्ट ने बाद में पीसीबी को सिर्फ मिसकम्युनिकेशन के लिए माफी दी, पर हैंडशेक रोकने के फैसले को सही बताया। पीसीबी के विरोध और धमकी के चलते पाकिस्तान ने अगले मैच यूएई के खिलाफ खेलने से इनकार किया और टीम को होटल में रोक लिया गया। अंत में आईसीसी के दबाव और पाइक्रॉफ्ट की सफाई के बाद पाकिस्तान को मजबूरन मैदान पर उतरना पड़ा। फाइनली पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 में जगह यूएई को 41 रनों से हराकर बनाई। पाकिस्तान और यूएई के बीच ग्रुप स्टेज का यह मुकाबला नॉकआउट जैसा था, यानी जीतने वाली टीम ही सुपर 4 में जाती। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 146 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। इसमें फखर जमान के 50 और शाहीन अफरीदी के 29 नाबाद रन अहम रहे। जवाब में यूएई की पूरी टीम 105 रनों पर सिमट गई, जिसके चलते पाकिस्तान ने यह मैच 41 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहते हुए 4 पॉइंट्स और प्लस 1.790 नेट रन रेट के साथ सुपर 4 में क्वालिफाई किया।
इस तरह पाकिस्तान ने मस्ट विन मुकाबले में यूएई को हराकर सुपर 4 में जगह बनाई और अब उसका अगला मैच इंडिया से 21 सितंबर को होगा।